चलो यार भाई, आज का लेक्चर देखो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक से, ठीक है, तो ढंग से आप लोग समझना। जहाँ नहीं समझ आए वहां जो पूछ जरूर लेना, क्योंकि एसी में अभी तक कुछ खास पढ़ नहीं रहे थे। जो है वो सारा आज का ही है, कि सर्किट को कैसे डील करे, कैसे सारी चीजें कैलकुलेट करे। तो वो सारा आज ही अपन सीखने वाले हैं। ठीक है, देखो। उसका आंसर नहीं आया था क्या? यार एक बार देखो, अभी वो जो है ना, मैं लास्ट में अगर टाइम बचा तो डिस्कस कराऊंगा। क्योंकि पूरा का पूरा मैं सोच रहा हूँ कि फेजर पार्ट एक ही साथ आपको समझ आ जाए। आधा आज आधा कल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए पहले वो समझ लेते हैं, फिर उसके बाद टाइम बचा तो कल का सवाल कर लेंगे। कोई बात नहीं, आंसर मैच नहीं करा देंगे हम लोग। ठीक है, लेकिन पहले फेजर वाला पार्ट आज शुरू कर रहे हैं ना, तो वो आधा आज और आधा कल हो, इससे बेहतर है कि आज पूरा कर लेते हैं वो। ठीक है, देखो। जो नेक्स्ट पार्ट अब हम लोग देखने वाले हैं वो है हमारा फेजर एनालिसिस। कल हमने प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट देख लिया था। ठीक है, देखो, जैसे याद होगा आपको, एसएचएम में हमने क्या किया था कि जब भी अगर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जो था, ठीक है, वो हमने, वो इक्वेशन क्या आ रहा था, कुछ इस तरीके का आता था, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। यही आता था वहां पे। जो डिस्प्लेसमेंट आता था पार्टिकल का एसएचएम में, वो कुछ इसी तरीके का आता था। ठीक है भाई, तो वहां पे हमने क्या किया था, इसको रिप्रेजेंट कर लिया था, इसी मोशन को या ये डिस्प्लेसमेंट को एक रोटेटिंग वेक्टर जो लिया था उसके प्रोजेक्शन के तौर पे ले लिया था हमने। यहाँ से एक काम करते हैं, एक ऐसा एक रोटेटिंग वेक्टर लेते हैं। ठीक है, ये, और ये रोटेटिंग वेक्टर जो था, ये कितने एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट होता था? तो जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ठीक है, और इसका जो प्रोजेक्शन होता था वाई एक्सिस पे, वही इसका डिस्प्लेसमेंट हमें बताता था। ठीक है भाई, वाई, ये जो एंगल आता था, ये एक बार देखो, जो रोटेटिंग वेक्टर है, रोटेटिंग वेक्टर जो होता है, इसी को हम फेजर का नाम देते हैं। रोटेटिंग वेक्टर जो है उसको हम क्या बोलते हैं? फेजर। और जो एंगल फॉर्म होता है, मान लो ओमेगा टी एंगल फॉर्म हुआ या जो भी एंगल फॉर्म हुआ, तो वो उस एंगल को हम क्या बोलते हैं? फेज एंगल या फिर आर्ग्यूमेंट। फेज एंगल या फिर आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। अब एक बात देखो, हमने ये चीज ऑब्जर्व किया कि भाई एसी सर्किट में जब भी डील करेंगे, ऊपर ऊपर से बता दो, लेट ज्वाइन कियो, बस यही एक काम करो तुम लोग, 5-5 मिनट में एक एक आओ, फिर बोलो थोड़ा ऊपर ऊपर से शुरू से बता दो। देखो भाई, ये हमने देखा था, ये एसएचएम का जो इक्वेशन है, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो इसका यूज, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, ये हमारा कौन सा है? पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एसएचएम में। तो ये हमने फेजर एनालिसिस के थ्रू डील किया था। ये एक रोटेटिंग वेक्टर लिया था, और इसका प्रोजेक्शन जो इस डायमीटर के अलोंग होता था, वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता था। ठीक है भाई, देखो, ये जो रोटेटिंग वेक्टर की जो लेंथ होती थी, ये एम्पलीट्यूड के बराबर होता था। ठीक है, अब ये चीज हमने सोचा कि यार हमें जब भी एसी वोल्टेज या एसी करंट जो अब हम डील करेंगे, तो वो भी कुछ इसी तरीके का फंक्शन रहता है, साइनसोइडल फंक्शन ही रहता है। तो हम ये काम एसी वोल्टेज और एसी करंट के साथ भी कर सकते हैं, एसी वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जब भी अगर वोल्टेज या करंट को शो करना हो, तो कुछ इसी तरीके के फेजर डायग्राम का यूज करके करेंगे। ठीक है भाई, इसी तरीके के फेजर डायग्राम का यूज करके करेंगे। अब एक बात समझो यहाँ पे,
जो एसएचएम में जो रहता था, जो हमारा फेजर डायग्राम या ये जो रोटेटिंग वेक्टर, वो रोटेट करता था कि थीटा टाइम टी इक्वल्स टू यहाँ पे इस पोजीशन पे, टी इक्वल्स टू यहाँ पे इस पोजीशन पे। यहाँ पे हमें उतना ज्यादा रोटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतना ज्यादा रोटेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब एक तरह से मान सकते हो कि जो फेजर होता है अल्टरनेटिंग सर्किट में या अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज में, वो स्टेशनरी मैनर में रहता है। कैसा? स्टेशनरी मैनर में, ठीक है। और जब भी अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना हो तो थोड़ा बहुत रोटेट होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमें करंट क्या आ सकता है कि I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। ई की वैल्यू क्या आ सकती है? ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट के बराबर या फाई के बराबर, ठीक है। किसी एक में फाई ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक बात देखो, जब अगर मान लो किसी भी तरह का सर्किट आप लोगे, चाहे वो रेजिस्टिव हो, कैपेसिटिव हो, इंडक्टिव हो, या उन दोनों और तीनों का कॉम्बिनेशन हो, उस केस में जब भी अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तो क्या करंट सबके थ्रू सेम? हाँ या ना? बोलो। जो सीरीज कॉम्बिनेशन रहेगा, क्या करंट सबके थ्रू सेम होगा भाई? ठीक है। हम लोग अब क्या करते हैं कि थोड़ा सा एक जो करंट जो है, हम लोग जो भी अगर करंट को जो है उसको हम लोग रेफरेंस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? करंट को एक रेफरेंस की तरह, कि मान लो हमने भाई ले लिया करंट आई को, हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर शो करेंगे। करंट आई जो रहेगा वो हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर शो करेंगे, ठीक है। ये सब थोड़ा बहुत हमारा कन्वेंशन है, हम उसी के हिसाब से पूरे जितने भी सर्किट होंगे सबको ड्रॉ करें, ठीक है। मान लो ये I इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया? आई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर, ठीक है। करंट जब भी आएगा हम इसी पे ले लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। क्योंकि अब एक बार देखो, अगर मान लो हमें क्या क्या शो करने की जरूरत हो सकती है, करंट और वोल्टेज स्टार्टिंग, इसके बाद आएगा रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस, इंपेडेंस, ये सब चीजें भी आएंगी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि करंट हम लोग इस डायरेक्शन में ले लेते हैं, ठीक है। और अगर ई जो है या फेज डिफरेंस, ठीक है, फेज डिफरेंस बिटवीन आई एंड ई किसके बराबर? फाई नॉट के बराबर है, तो उस केस में ई जो आएगा वो ऊपर की तरफ, ऐसा ईएमएफ ई। ये एंगल कितना? फाई नॉट। अगर नीचे है तो नीचे की तरफ, पाई बाई 2 है तो इधर, पाई है तो इधर। तो कुछ इस तरीके से हम लोग इन सारे जो करंट और वोल्टेज को हम लोग यहां से इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है भाई। क्लियर इतनी बात? बोलो यार, इतनी बात क्लियर हो गई? हम लोग करंट को रेफरेंस मान के ईएमएफ को उसके हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे भाई। क्लियर इतनी बात? ध्यान से समझना पूरा लेक्चर, सारा सर्किट वगैरह सारी चीजें जो है वो आज ही सारा आने वाला है, ठीक है। यहां तक हमारा क्लियर है? पहले एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नहीं तो पीडीएफ तो मैं भेज ही देता हूँ। देखो भाई, आगे बढ़ते हैं कि अब हम लोग जो है, ये किसके लिए था? करंट और वोल्टेज के लिए, ठीक है। एक बात देखो, इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? तो एक रेजिस्टेंस हो सकता है, दूसरा कैपेसिटिव रिएक्टेंस को रिप्रेजेंट करना पड़ सकता है, और तीसरा इंडक्टिव रिएक्टेंस को शो करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा एक कन्वेंशन है कि हम रेजिस्टेंस को इधर से डिनोट करेंगे, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस को नीचे, और इंडक्टिव रिएक्टेंस को ऊपर। क्लियर ये चीज? जब भी आप शो करोगे रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस नीचे और इंडक्टिव रिएक्टेंस ऊपर की तरफ, ठीक है। ये भी एंगल कितना होगा? पाई बाई 2, ये भी एंगल पाई बाई 2, ठीक है। ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि हमने नीचे और ऊपर क्यों लिया है, जब हम करंट और वोल्टेज वगैरह साथ में ड्रॉ करेंगे तब। अब हमने 3 सर्किट पढ़ रखा है, उन तीनों के लिए पहले फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सिंगल सिंगल अगर रेजिस्टिव हो, केवल केवल कैपेसिटिव हो और केवल इंडक्टिव हो,
तो उसके लिए ये जो रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का डायग्राम है वो तो यही आ जाएगा, उसी में से सिंगल सिंगल आएगा। हमें ड्रॉ करना है करंट और वोल्टेज का फेजर डायग्राम, ठीक है। किसके लिए? फेजर डायग्राम ऑफ फेजर डायग्राम ऑफ फेजर डायग्राम किसके लिए? पहला केस रेजिस्टिव सर्किट है, वैसे प्योरली रेजिस्टिव सर्किट मैं लिख देता हूं रेजिस्टिव सर्किट, ठीक है। देखो रेजिस्टिव सर्किट के केस में ये हमारा एक रेजिस्टेंस R होता था, एक ईएमएफ का सोर्स, ये हमारा क्या होता था E इक्वल्स टू हमने लिया था E नॉट साइन ओमेगा टी, ये लिया था। और करंट का की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वो आया था I इक्वल्स टू E नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, यानी I नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर, यही आया था करंट I। अब एक बात देखो, ये हमारे लिए करंट I हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का अगर हमें फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है क्या करेंगे? तो भाई करंट आप किस में ले लो, करंट हॉरिजॉन्टल लाइन के द्वारा ले लिया हमने, ये I हो गया, और V जो होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये जिस इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना है? 0। तो फेज डिफरेंस इनके बीच का अगर हम देखें, फेज डिफरेंस कितना हो रहा है भाई? 0 के बराबर। तो जिधर I होगा उधर ही E होगा, और हमने यही चीज वो देखा भी था कि इस केस में I और E जो होता है वो दोनों सेम फेज में होते हैं, यही देखा था E एंड I विल बी इन सेम फेज, विल बी इन सेम फेज। चलो यार, ये देख लिया अब आपने। इसके बाद सेकंड केस देखते हैं कैपेसिटिव सर्किट के लिए। सेकंड पार्ट है कैपेसिटिव सर्किट के लिए। कैपेसिटिव सर्किट की अगर बात देखें तो ये हमारा एक कैपेसिटर है C, ये हमने ले लिया एक AC सोर्स ले लिया, ये C हो गया। E इक्वल्स टू कितना आया था? E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। इसमें मैंने बताया था CCL आपको याद रखने के लिए कि इन कैपेसिटर करंट विल लीड, ठीक है, इन कैपेसिटर करंट विल लीड। तो करंट का इक्वेशन क्या आया था एक बार याद करो, I इक्वल्स टू ई नॉट बाई 1 बाई ओमेगा सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। बोलो भाई यही आया था। इसको क्या लिख सकते हैं? तो I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, करंट लीड कर रहा था पाई बाई 2 से, यही था। ई और आई उल्टा बना दिया, कैसे बात कर रहे हो? ई और आई किस में उल्टा बना दिया मैंने? अंजलि किस? अच्छा, अरे ये लेंथ वाली बात बोल रही हो? अरे बस करो, यहाँ पे उतना ये चीज नहीं देखते हम लोग कि लेंथ कितना बड़ा है कितना छोटा। देखो ये लो आई, वो हम ग्राफ जब ड्रॉ करते थे ना उस समय हमें शो करना जरूरी रहता था। ये हमने ले लिया ई। चलो देखो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। मैंने क्या बोला, रेफरेंस के तौर पे हम लोग आई लेंगे, तो करंट अगर मैं हमेशा इधर की तरफ ले रहा हूं तो ये पाई बाई 2 जो है करंट आगे है, करंट जो है वो अगर आगे है, करंट किधर है? आगे की, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। तो ई बताओ नीचे होना चाहिए कि ऊपर? दो वाला सिर्फ। ई बताओ नीचे होना चाहिए कि ऊपर? ई किधर होना चाहिए? नीचे, क्योंकि करंट पाई बाई 2 से लीड कर रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा? VC। क्या हो जाएगा? VC, या फिर E इक्वल्स टू VC, और यही हो जाएगा किसके बराबर? तो E नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। ये फेजर किसका हुआ? और ये कितना हो जाएगा? I नॉट साइन
ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। चलो देखो, कई बुक में आप देखोगे उनने ई को रेफरेंस लिया हुआ है, कई बुक में आप देखोगे आई को रेफरेंस, दोनों ही सही होता है। तो ये मत सोचना कि एक सही है दूसरा गलत है, अब ये हमारी मर्जी यार, इसको ऐसे रोटेट कर दो, ऐसे रोटेट कर दो, ठीक है। चलो क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है भाई, बोलो। फेजर डायग्राम क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट देखते हैं किसके लिए, इंडक्टिव सर्किट के लिए। ठीक है, थर्ड केस इंडक्टिव सर्किट के लिए। इंडक्टिव सर्किट का अगर देखें, देखो इंडक्टिव सर्किट के लिए क्या होगा, ये हमने ले लिया एक इंडक्टर L, और इसके अक्रॉस ईएमएफ वैल्यू ले ली मैंने कितनी, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहां से करंट I की वैल्यू शायद आई थी, I इक्वल्स टू ई नॉट बाई ओमेगा इंटू एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्या आएगा, I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू के बराबर। I इक्वल्स टू कितना, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यही आया था। यानी इस केस में क्या होगा कि हमारा करंट जो होगा आईपीएल, मैंने याद बोला था आईपीएल रखना है कि इंडक्टर पोटेंशियल विल लीड, यानी करंट अगर मैं आई इधर ले रहा हूं तो पोटेंशियल किधर होगा, ऊपर के डायरेक्शन में, ये हमारा क्या होगा, ई। ठीक है, कितने का फेज डिफरेंस आएगा, तो पाई बाई टू के बराबर। ठीक है भाई, चलो क्लियर इतनी बात। ये हमने देख लिया भाई पूरा, जो कल 3 सर्किट देखा था उन तीनों का फेजर देख लिया हमने। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब हमारे पास क्या आएगा कि जो आरएल सर्किट होगा, एक आरसी सर्किट होगा, एक एलसी सर्किट, पहले ये दोनों दो दो का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, अब ये सारा दो दो का जो कॉम्बिनेशन आएगा उन सबको डील करेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कौन सा, आरसी सर्किट देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कौन सा देखते हैं, आरसी सर्किट। देखो भाई, नेक्स्ट हमारा कौन सा है, आरसी सर्किट। अच्छा एक बात देखो यार, इस तरीके का एक बिल्कुल बेसिक सा सवाल अगर आए कि भाई एक इंडक्टर है, उसके थ्रू अगर मान लो करंट दे रखा है किसके बराबर, 3 साइन 100 पाई टी, ठीक है, प्लस 60 डिग्री, क्या ईएमएफ का इक्वेशन लिख सकते हो, हाँ या ना? ईएमएफ का इक्वेशन लिख सकते हो या नहीं? ठीक है, ये बिल्कुल ही बेसिक सवाल है, तो ये मैं आरएल आरसी इन सब में कराऊंगा। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट मैं क्या लिख दूंगा भाई, यहाँ से हमें पता है करंट जो होता है वो लैग करता है पाई बाई टू से, माइनस 90 डिग्री कर दो, आई इक्वल्स टू किसके बराबर, तो ई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ओमेगा नॉट ओमेगा एल इंटू ई नॉट, सॉरी आई नॉट, ई नॉट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, आई नॉट इंटू ओमेगा इंटू एल, आई नॉट कितना लिखोगे 3 इंटू ओमेगा कितना, तो 100 पाई इंटू एल की वैल्यू आपको दी हुई रहेगी। ठीक है, कितना आ जाएगा, साइन 100 पाई टी, और माइनस 90 करोगे तो कितना आएगा, माइनस 30। ठीक है ना, तो इस तरीके का बेसिक सवाल आए तो मत समझना कि हाँ कराया नहीं था मैंने। देखो भाई, ये बिल्कुल आसान सवाल। अब हम लोग देखते हैं किसके ऊपर, आरसी सर्किट के ऊपर। ठीक है, चलो आप आरसी सर्किट में ये हमने ले लिया एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और दूसरा एक कैपेसिटर सी ले लिया। ये एक एसी सोर्स के क्रॉस कनेक्टेड है, और ई की वैल्यू किसके बराबर है, तो ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। ठीक है, ई इक्वल्स टू कितना है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, प्लस 90 होगा कि माइनस 90, अच्छा इससे 90 प्लस, तो लो भाई कोई दिक्कत नहीं, 150 कर दो, उसमें क्या जा रहा है, इतने तो होशियार हो ही यार, वो तो प्लस माइनस अपने हिसाब से करते रहे। ठीक है, देखो अब ये E इक्वल्स टू कितना हो गया, ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर। ठीक है भाई, चलो
अब हमें क्या क्या लिखना है, तो करंट का इक्वेशन लिखना है, फेजर डायग्राम बनाना है, तो वो सारी चीजें करनी है। देखो यार, जो इसके क्रॉस रेजिस्टेंस होगा, एक बार देखो, करंट जो होगा, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो आई जो होगा वो सेम होगा थ्रू बोथ, सेम थ्रू आर, कैपिटल आर एंड सी, सेम होगा आर और सी दोनों से। जो भी करंट आर से फ्लो होगा वही किससे, सी से होगा। यहां से इसके क्रॉस क्या लिखेंगे, वी आर, इसके क्रॉस वी सी, और यही हमारा क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वी टी इक्वल्स टू क्या होगा, वी आर प्लस वी सी के बराबर। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखो, अपने पास डायरेक्ट 2+3 हमें ऐड नहीं करना रहेगा, ये इस तरीके से ऐड नहीं होगा। ठीक है, वो फेजर का यूज करके ऐड करेंगे। बात समझ आई? ये आप ये चीज मत समझना कि ये 3 वोल्ट है, 2 वोल्ट है तो 5 वोल्ट हो जाएगा, ये गलती मत करना यहाँ पे। वो सीधा सीधा वो डीसी सर्किट में होता है, यहाँ एसी वाले में नहीं होगा। अबे तुम लोग कहाँ कहाँ कन्फ्यूज, अरे भाई, ये करंट वाले में तुम कहाँ चले गए? मैंने थोड़ी बोला है कि करंट आई और वी दोनों सेम फेज में, मैंने बोला कि जो करंट रेजिस्टेंस से फ्लो होगा वही करंट कैपेसिटर से होगा। ये देखो आर एंड सी लिखा है मैंने। क्लियर हुआ भूपिंदर भाई? कंफ्यूज मत होना, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे? ढंग से समझ ही लेना, तभी सवाल होगा एसी का, नहीं तो डर ही लगता रहेगा। भूपिंदर क्लियर हुआ? फटाफट बोलो यार। अरे भाई बोल दो जल्दी यार। नहीं हुआ? अरे बाप, इतना बड़ा डाउट कौन सा? तुम यही यही पे फंसे हुए हो ना? भूपिंदर फटाफट बोलो यार, यही पे फंसे हुए हो ना? यहाँ पे एक बात देखना, मैं बोल रहा हूँ कि अगर 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो यार रेजिस्टेंस से भी 2 फ्लो होगा, कैपेसिटर से भी 2 फ्लो होगा। जो फेज डिफरेंस आता है वो ई और आई के बीच आता है, ई और आई के बीच आता है। ऐसा थोड़ी कि यार इसमें और इसमें दोनों में अलग अपने पास करंट, दोनों करंट जो होगा वो तो सेम होगा। अब वो कितने का फेज डिफरेंस आएगा, पाई/2 का आता था कब, जब केवल कैपेसिटर कनेक्ट करते थे, यहाँ कुछ और आएगा। ठीक है, देखो भाई, यहाँ पे फेज डिफरेंस कुछ और आएगा, अगर पाई/2 का ही रहता तब तो फिर कहानी खत्म, फिर वही 3 सर्किट से हमारा काम हो जाता। देखो Vt इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, वी आर प्लस वी सी। यहाँ पे ये चीज मैं अलग ये लिख देता हूँ, 2+3 इक्वल्स इज नॉट इक्वल्स टू 5 लिख देना भाई, नहीं तो पता चले तुम लोग सीधे सीधे ऐड कर दे रहे हो। क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा आएगा कि इसके क्रॉस 2 वोल्ट, इसके क्रॉस 4 वोल्ट, हमें मैक्सिमम ईएमएफ बता दो, तो ऐसा नहीं 6 वोल्ट लिख दिए। ठीक है, देखो एक बार देखो यहां से जो वोल्टेज होगा इसके क्रॉस, जो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या, करंट वाले फेज, करंट वाला फेज और वोल्टेज दोनों सेम फेज में होंगे रेजिस्टेंस के क्रॉस। ये वी आर इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, वी आर इक्वल्स टू आई इंटू आर के बराबर लिखेंगे भाई। हाँ है ना? हमें ये जो चीज लिखा हुआ है वो वेक्टर की तरह ट्रीट करना है अपने को। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, वी आर प्लस बी सी, वो वेक्टर की तरह ट्रीट करना है। मान के चलना 2 वेक्टर लिखा हुआ है, अब वेक्टर मैं इसके ऊपर लगा नहीं सकता क्योंकि ये है स्केलर, तो ये वी आर इसी के डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में करंट या जिस फेज में करंट, और वी सी किधर होगा, तो वी सी नीचे की तरफ। हाँ या ना? वी सी नीचे की तरफ, और ये किसके बराबर, तो आई इंटू एक्स सी के बराबर, यही आएगा भाई। अब नेट वोल्टेज अगर आप लिखोगे तो नेट वोल्टेज जो आएगा वो किसके बराबर, वी नेट ये रहा, ये कितना फेज डिफरेंस कितना, तो 5। तो देखो यार, tan फाइव इक्वल्स टू क्या लिखोगे, tan फाइव इक्वल्स टू वी वी एक्स, सॉरी वी सी बाई वी आर, और ये किसके बराबर, तो वी सी बाई वी आर अगर आ रहा है, tan फाइव जो आएगा अपने पास, tan परपेंडिकुलर कितना है, वी सी बाई वी आर, यही है। तो यहां से वी सी की वैल्यू किसके बराबर, तो आई इंटू एक्स सी, आई इंटू एक्स सी बाई आई इंटू कैपिटल आर, और ये किसके बराबर, तो एक्स सी बाई कैपिटल आर के बराबर।
यानी tan फाई जो आएगा वो हमारा किसके बराबर, एक्स सी बाई कैपिटल आर, और एक्स सी की वैल्यू लिखोगे 1/ओमेगा सी इंटू आर। ये फाई हमारा क्या होगा, फेज डिफरेंस। ठीक है, यहां से देखो अब इतनी बात क्लियर है, पहले ये बोलो क्या इतनी बात क्लियर है, हाँ या ना, इतनी बात क्लियर है। अब एक बात समझो, यहाँ हमारा जो करंट होगा भाई, करंट तो इसी के डायरेक्शन में होगा, करंट हमारा इसी डायरेक्शन में होगा। ये थोड़ा बड़ा बना लो ताकि दिख सके भाई, करंट इसी के डायरेक्शन में होगा। तो करंट इधर, वोल्टेज इधर, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस फाई कौन लीड करेगा, करंट या वोल्टेज, कौन लीड करेगा, करंट की वोल्टेज, कौन लीड करेगा भाई, करंट की वोल्टेज, करंट या वोल्टेज, करंट कितने से, फाई, यानी आई विल लीड, आई विल लीड वी बाई कितना, फाई एंगल। यानी हमने लिख रखा है आई, इसका फेज ओमेगा टी है, तो आई की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो पहले वी नेट की वैल्यू क्या आएगी, तो वी नेट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ आई इंटू, या फिर ऐसे देख लो, वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर। ये मैंने कैसे लिखा भाई, देख लो, इन दोनों दो वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो आर इक्वल्स टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही होता है भाई। तो यहाँ से देखो वी आर स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट के अंदर आई स्क्वायर एक्स सी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर इंटू कितना ले देंगे, आर स्क्वायर। तो फाइनली वी नेट इक्वल्स टू क्या आएगा, तो आई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। और ये जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, जेड, जिसको बोलेंगे अब इम्पीडेंस, इसको क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस। ध्यान से देखना एक चीज, कि अगर आप केवल इंडक्टिव सर्किट, केवल कैपेसिटिव सर्किट देख रहे हो, तो उसका जो रेजिस्टेंस या ओमिक अपोजिशन होता है उसको हम रिएक्टेंस का नाम देते हैं। लेकिन जब अगर मान लो दो तीन अपने पास एलिमेंट्स हो और उन सब का अगर नेट रेजिस्टेंस निकालना हो, तो उसको हम इम्पीडेंस का नाम देते हैं। ठीक है, एक तरह से ये क्या होता है, तो नेट ओमिक अपोजिशन, नेट ओमिक अपोजिशन जो होता है वो हमारा क्या होगा, इम्पीडेंस। ठीक है, यानी वी नेट की वैल्यू किसके बराबर, तो वी नेट इक्वल्स टू आई इंटू जेड के बराबर। वी इक्वल्स टू कितना होगा, आई इंटू जेड के बराबर। बोलो भाई इतनी बात क्लियर, हाँ है ना। चलो इसके बाद देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है भाई सभी को, फटाफट बोलो यार, क्लियर है यहाँ तक सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सिंपल हम लोगों ने क्या किया, करंट इधर लिया, वी आर इधर, वी सी नीचे, वी नेट निकाला, वहां से फेज डिफरेंस निकाल लिया, आई और वी के बीच का फेज डिफरेंस मिल गया हमें। ठीक है भाई, चलो अब इसके बाद अगर हम देखें तो वी नेट हो गया आई जेड के बराबर। हमारा काम है कि करंट निकालना, ठीक है। आई इक्वल्स, वी इक्वल्स टू, सॉरी, ई इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, ई इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यही दे रखा है हमें। एक बार देखो, आई निकालना है, अब आई इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, इन जनरल आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, यही हमारा, या फाई, यही हमारा जनरल इक्वेशन होगा। जनरल इक्वेशन होगा, आई नॉट की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो क्या ई नॉट बाई जेड, गिवन क्वांटिटी के टर्म्स में लिखना होगा, आई इक्वल्स टू ई नॉट बाई जेड साइन। अब एक बात देखो, ओमेगा टी कौन लीड कर रहा था, करंट, अभी देखा था हमने, कौन लीड कर रहा था, करंट, कितने से, फाई से, और फाई की वैल्यू किसके बराबर, तो tan इनवर्स एक्स सी बाई आर के बराबर, यही आया था। ये हमारा करंट का इक्वेशन हो जाएगा, किसका इक्वेशन, करंट का इक्वेशन। बोलो भाई, ई का इक्वेशन दिया है, करंट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद देखते हैं कि फेजर डायग्राम ऑफ
फेजर डायग्राम ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस क्या लिखेंगे? तो देखो यार, रेजिस्टेंस इधर की तरफ हमने देखा था और कैपेसिटिव रिएक्टेंस नीचे की तरफ XC। यहां से भी आप निकालोगे तो देखो फाई जो आएगा फेज डिफरेंस tan फाई इक्वल्स टू यही आता है XC/R के बराबर। tan फाई इक्वल्स टू XC/R। ठीक है। अब एक बात देखो कि यहां अगर मान लो इम्पिडेंस का अगर वेरिएशन देखते हैं, वेरिएशन ऑफ Z विथ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के साथ अगर हम वेरिएशन देखें तो क्या आएगा? तो देखो यार, Z की वैल्यू क्या आ रही थी? तो Z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर जो कि 1/ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर यही आया था। अगर ओमेगा बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो 1/ओमेगा C घटेगा तो Z डिक्रीज होगा। ठीक है। और यहां से देखें तो ये क्या हो रहा होगा? तो Z और ये घटते घटते मिनिमम कितना आएगा? तो इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा भाई, देख लो घटते घटते मिनिमम ये 0 R तक आएगा। ठीक है, कहां तक? R तक। एक मिनट। और अगर मान लो वेरिएशन ऑफ आई देखते हैं, वेरिएशन ऑफ आई विथ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के साथ अगर वेरिएशन देखें तो क्या आएगा? तो देखो यार, करंट आई इक्वल्स टू क्या होगा? तो आई इक्वल्स टू E0/E/Z, E0/Z। ठीक है, आई नॉट इक्वल्स टू, तो ये यहां से देखो जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जेड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये क्या होगा? जैसे जैसे जेड घटेगा वैसे वैसे ही बढ़ेगा और मैक्सिमम कहां तक जाएगा ये? तो अब एक बार देखो कि ये किसके बराबर? तो E0/R के बराबर होगा। ठीक है, मैंने ये क्या बताया कि एक तो हमें फेजर डायग्राम बनाना है किसका? करंट और वोल्टेज का। ठीक है, दूसरा फेजर डायग्राम हमें बनाना है रेजिस्टेंस रिएक्टेंस का। तो R इधर लेते हैं, XC इधर लेते हैं, यहाँ से भी tan फाई इक्वल्स टू XC/R ही आएगा। बोलो भाई, यहाँ तक पहले एक बात बताओ, पूरा क्लियर हुआ अच्छे से? हाँ या ना? पूरा क्लियर हुआ अच्छे से ये सारी चीजें? बोलो भाई, फटाफट रिप्लाई करो भाई, क्लियर हो गया ये? यार तुम लोग लिखने में भी कंजूसी कर रहे हो क्या? चलो अब यहां से देखते हैं, एक सवाल देख लेते हैं ताकि साथ के साथ फील भी आएगा कि हाँ यार ये चीजें दी हुई है तो हमें कैसे डील करना हो। जैसे मान लो रेजिस्टेंस मैंने 3 ओम ले लिया और ये इस कैपेसिटेंस का डायरेक्ट XC ले रहा हूँ। ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी, तो क्या क्लास नहीं लगानी है क्या? XC मान लो 4 हो गया, 4 ओम के बराबर, ये R कितना हो गया? 3। ठीक है, देखो कभी कभी सवाल में भाई ओमेगा अलग से देगा, C अलग से देगा, तो वो निकालना अब आपका काम है। मान लो एक EMF दे दिया है E इक्वल्स टू कितना, फटाफट एक लाइन में डायरेक्ट इक्वेशन लिखते जाना है। कितना? E इक्वल्स टू कितना दे रखा है? 10 sin 50t 50 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई 50t ले लो यार, 50t प्लस 30 डिग्री। ठीक है, चलो या एक काम करो पाई के टर्म्स में ले ही लो, 50 पाई टी प्लस 30 डिग्री। ठीक है, चलो भाई, जो जो मैं पूछते जाऊंगा फटाफट आंसर बताते जाना। आई नॉट, सॉरी पहले जेड बताओ, जेड बताओ भाई, जेड बताओ, फटाफट बोलते जाना आंसर, क्योंकि ये तो अभी सवाल ऐसे ही करते जा रहे। जेड कितना? 5, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फाई कितना? फेज डिफरेंस, बोलो भाई, फेज डिफरेंस, फेज फेज डिफरेंस। अबे वो जाहिलो, 120, कितना सही आंसर, इतना बुद्धि तेज, बस करो। अरे भाई फेज डिफरेंस tan फाई इक्वल्स टू क्या लिखा था मैंने? tan फाई, वो ना इसीलिए मैं सवाल यहाँ करा देता हूँ, करा दे रहा हूँ, ना लास्ट में जाके सब मिला दोगे तुम लोग। यार वो 90 प्लस माइनस तब करते थे जब केवल कैपेसिटिव सर्किट होता था। बात समझ आई?
14/3। साक्षी इतना टैलेंट कहाँ से ले आई तुम? देखो यार, एक बार देखो, tan फाइव इक्वल्स टू क्या आया था? XC/R। अरे हाँ है ना, यही आया था ना, XC/R कितना? 4/3। फाइव किसके बराबर? 53 डिग्री। फाइव 53। चलो तीसरा, आई नॉट, बोलो भाई, आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू, करंट की मैक्सिमम वैल्यू, करंट की मैक्सिमम वैल्यू E0/Z कितना? 2 एम्पियर। ठीक है, चौथा बोलो। IRMS, IRMS, IRMS 1/√2। बिल्कुल सही है, किसने 1.414 बोल दिया? 1/√2 यार, I0/√2 होता है, ये कोई सवाल थोड़ी था। देखो इधर, इसके बाद IRMS निकल गया। IT की वैल्यू बताओ, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब मैं सीधा सीधा I लिख रहा हूँ। करंट I की वैल्यू, I इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? देखो एक बार, मैक्सिमम वैल्यू 2। ठीक है भाई, लिख दिया। सर IRMS गलत नहीं लिखा आपने? क्या बात कर रहे हो? ओह, मैंने ही गलत लिख दिया। कोई नहीं, मैंने सही लिख दिया है। देखो भाई यार, ये देखो, I इक्वल्स टू कितना? मैक्सिमम वैल्यू 2। ठीक है, उसके बाद कि ये कितना है? साइन ऑफ कितना? 100 पाई, 100 कहां से लिख दिया मैंने? 50 पाई, 50 पाई इंटू टी प्लस 30। एक बात देखो, करंट लीड करेगा कि वोल्टेज? करंट की वोल्टेज कौन लीड करेगा? करंट कितने से लीड करेगा? कितने से लीड करेगा? 53 से। क्या करोगे? प्लस 53। सवाल खत्म। 2 sin 50 पाई टी प्लस 83। ठीक है भाई, करंट मिल गया हमें। चलो इसके बाद वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस बताओ भाई, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या लिखोगे? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या लिखोगे? वी आर, बोलो, वी आर, वी आर की वैल्यू, वी आर बोलो भाई फटाफट। मैक्सिमम वैल्यू बोलो भाई। अरे भाई बस करो भाई, वी आर क्या ही बता रहे हो तुम लोग? अरे बस करो, बस करो, रुक जाओ। वी आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछ रहा हूँ, कोई फिक्स वोल्टेज थोड़ी होगा यार। बहुत बढ़िया, देखो इधर, मैक्सिमम वैल्यू तो आई इंटू आर। मैक्सिमम वैल्यू कितनी? आई इंटू आर। आई कितना है? 2। कितना? 3। 2 into 3। ठीक है, एक बात बताओ, वी आर उस जो होगा और आई जो होगा, आई तो सबसे सेम, आई तो सबसे सेम होगा। यही करंट रेजिस्टेंस के थ्रू भी फ्लो होगा और यही करंट कैपेसिटर के थ्रू भी। मैं ये बोल रहा हूँ वी आर जो होगा उसका फेज और आई का फेज दोनों सेम। क्या बोलते हो? बात सही है? बस, सवाल खत्म। ठीक है, वीसी निकालना है। वीसी क्या आएगा? वीसी किसके बराबर? वीसी की वैल्यू क्या? आई इंटू एक्स सी, मैक्सिमम वैल्यू आई इंटू एक्स सी लिख देता हूं मैं, ताकि आपको पता रहे कि ये क्या लिखा हुआ है। वीसी इंटू एक्स सी, सॉरी आई इंटू एक्स सी मैक्सिमम वैल्यू। एक बात बताओ कि वीसी और करंट जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा और इसके थ्रू जो करंट होगा, उसमें करंट लीड करेगा कितने से? 90 डिग्री से। तो बस साइन 50 पाई टी, ठीक है, प्लस 83 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी 2 इंटू एक्स सी कितना है? 8 साइन
50 पाई टी माइनस 7 डिग्री। बोलो भाई, समझ आया ये? हाँ या ना? भाई सवाल एक ये इसी में सारे करा दिए मैंने, ठीक है ना? कुछ भी दे दे वो सारी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट हमारा कौन सा है? तो इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं कौन सा, आरएल सर्किट। ठीक है, देखो यार, आरएल सर्किट भाई उस तरीके का एक और सवाल कराने की जरूरत तो नहीं है, उस तरीके का एक और सवाल कराने की तो जरूरत तो नहीं है भाई। नहीं है ना? क्लियर है वो तरीका? भाई तरीका पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया, एक सवाल करके दिखा दिया बस। चीज चलो देखो यार, अब आरएल सर्किट देखें हम लोग, ये रेजिस्टेंस आर और इंडक्टर ये हो गया कैपिटल एल। ठीक है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया किसके क्रॉस? एक एसी वोल्टेज सोर्स, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है? तो E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी के बराबर, यही दिया हुआ है। देखो यार, अगर मुझे फेजर ड्रॉ करना हो, ठीक है, जैसा काम वहां पे किया था बिल्कुल सारी चीज यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है भाई, एक बार देखो, ये करंट जो होगा वो इस इधर की तरफ, वी आर भी हमारा इधर ही होगा, वी आर जो होगा वो भी हमारा इधर ही होगा, और किसके बराबर? तो आई इंटू कैपिटल आर। ठीक है, उसके बाद वी एल जो होगा वो किधर होगा? ऊपर की नीचे, वी एल ऊपर की नीचे, वी एल ऊपर के नीचे, ऊपर इन इंडक्टर पोटेंशियल विल लीड। मैं एक बार नीचे यहां से देखो, रेजिस्टेंस सॉरी करंट इधर की तरफ, ठीक है, इसके बाद वोल्टेज इधर की तरफ वी आर, फिर ये जो रहेगा वो इधर की तरफ कौन सा? वी एल, और वी एल की जगह पे क्या लिखेंगे? आई इंटू एक्सएल के बराबर, यही आएगा आई इंटू एक्सएल। अब यहां से देखे तो वी नेट कहीं इधर की तरफ आ रहा होगा, वी नेट यही आ रहा होगा, और वी आर प्लस वी एल के बराबर होगा, वी आर प्लस वी एल के बराबर। ठीक है, यहां से इनके बीच का फेज कितना? फाई। पहले अगर मुझे वी नेट निकालना हो, वी नेट इक्वल्स टू क्या लिखोगे? तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना? वी आर स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर। वी आर की जगह पे क्या लिखोगे? आई इंटू आर का स्क्वायर प्लस आई इंटू एक्सएल का स्क्वायर, यही लिखेंगे। यहां से आई बाहर करो और इंटू जेड, जेड की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। बोलो भाई, क्लियर इतनी बात? हाँ है ना? क्लियर इतनी बात? चलो इसके बाद देखो, यहां से tan फाइव इक्वल्स टू किसके बराबर? tan फाइव कितना हो जाएगा? tan फाइव इक्वल्स टू वी एल बाई वी आर, यानी आई इंटू एक्सएल बाई आई इंटू आर, यानी ओमेगा एल बाई आर, यानी एक्स एल बाई कैपिटल आर, यही tan फाइव हो गया फेज डिफरेंस। इसके बाद, इसके बाद हमने क्या लिखा था कि करंट की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, करंट आई किसके बराबर? तो आई नॉट की वैल्यू किसके बराबर? ई नॉट बाई जेड, ई नॉट बाई जेड, यानी ई नॉट बाई क्या आएगा? जेड की जगह पे यार वो पूरी वैल्यू पुट करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, आई इक्वल्स टू क्या लिखोगे? आई इक्वल्स टू ई नॉट बाई जेड साइन, यहाँ पे बताओ ओमेगा टी, करंट लीड करेगा या पोटेंशियल? कौन लीड कर रहा है देख के बताओ, यहाँ से वो याद करके या तुक्का नहीं, यहाँ से देखो कौन सा? पोटेंशियल। कौन लीड कर रहा है? पोटेंशियल कितने से लीड कर रहा है? तो नेट वी इधर की तरफ, करंट इधर की तरफ, फाइव से लीड कर रहा है, तो ओमेगा टी प्लस फाइव, यानी आई इक्वल्स टू किसके बराबर? तो ई नॉट बाई जेड साइन
ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू किसके बराबर, तो tan इनवर्स XL बाई आर, tan इनवर्स XL बाई आर के बराबर। ये हमारा करंट का इक्वेशन होगा। ठीक है भाई, बोलो। माइनस पाई आएगा क्योंकि करंट लैग, माइनस पाई आएगा। भाई कौन है ये, पहले ये तो देखो, माइनस पाई आएगा। ओहो, माइनस पाई क्यों भाई, माइनस पाई क्यों आएगा? हाँ, एक सेकेंड, नहीं गलत कर दिया क्या मैंने? ई नॉट साइन पोटेंशियल लीड करेगा ना। ओहो, क्या कर दे रहा हूँ मैं भी। जेड आई इक्वल्स टू ई नॉट बाई जेड साइन ओमेगा टी, और पोटेंशियल लीड कर रहा है ना, तो माइनस tan इनवर्स एक्स एल बाई आर के बराबर। ठीक है, बोलो भाई, समझ आया? अरे हाँ है ना, हाँ हाँ, करंट लैग कर रहा है, बिल्कुल सही बात। बोलो, क्लियर इतनी बात? चलो, अब इसके बाद देख लेते हैं फटाफट फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसका इफेक्ट वगैरह देख लेते हैं। तो जेड वर्सेस फ्रीक्वेंसी का अगर कर्व देखे तो एक बात देखो, जेड का फॉर्मूला क्या आया था, जेड इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना, एक्स एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी एक्सएल की जगह पे ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही आएगा। ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ओमेगा अगर बढ़ेगा तो जेड बढ़ेगा, ओमेगा बढ़ेगा तो जेड बढ़ेगा, हाँ है ना। और जेड बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा भाई, तो ये इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मिनिमम वैल्यू जो होगी वो आर के बराबर। ठीक है, और वही अगर हमें करंट की वैल्यू निकालनी है, करंट और एफ का, आई और एफ का अगर हमें ड्रॉ करना है, क्या लिखेंगे, लो भाई, करंट आई, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, और ये जो आएगा यहाँ से ऐसे घटता जाएगा, आई इक्वल्स टू ई नॉट बाई आर के बराबर। बोलो, स्लाइड बैक स्लाइड कर दे, लो भाई फटाफट बोलो भाई, क्लियर हो गया इतना? अब पिछले जैसे सवाल कराने की जरूरत तो नहीं इसमें, पिछले जैसे सवाल कराने की जरूरत तो नहीं है, यही था ना? नहीं है ना, बिल्कुल। फिर वही टाइप का सवाल प्लस माइनस करके कोई फायदा है नहीं। चलो, अगला देखते हैं हम लोग कौन सा, इसके बाद है हमारा कौन सा, एलसी सर्किट। ठीक है, देखो यार, अब यहाँ पे थोड़े दो केस बनेंगे, यहाँ पे दो केस बनेगा। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, एलसी सर्किट। एलसी सर्किट, देखो, एलसी सर्किट के केस में अब क्या आएगा अपने पास, यहां से ये हमने ले लिया कैपेसिटर सी, और एक इंडक्टर ले लिया, इंडक्टेंस एल, सी एल। यहाँ पे हमने एक ईएमएफ जो है वो किसके बराबर, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, E इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब एक बात देखो कि यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे, ये हमारा VC होगा और ये VL। ठीक है, कितना आएगा, VL। जब हम लोग फेजर ड्रॉ करेंगे तो यार करंट तो इधर आएगा, करंट किस डायरेक्शन में, इधर की तरफ, करंट आई, जो VC होगा वो नीचे की तरफ 90 डिग्री से लैग करेगा, और जो VL होगा वो 90 डिग्री से, वो क्या करेगा, तो 90 डिग्री से लीड करेगा VL। ठीक है भाई, VL जो होता है वो 90 डिग्री से लीड करेगा करंट को इन इंडक्टर पोटेंशियल वैल्यू। ठीक है, और इन कैपेसिटर जो होगा ये लैग करेगा कितने से, पाई बाई 2 से। देखो, अब अगर हम बात करें कि कितना कौन सा नेट जो आएगा, अगर इन दोनों का नेट निकाले, वी नेट, ठीक है, वी नेट अगर निकाले तो कौन सा ज्यादा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि किसकी तरफ आएगा भाई।
कि VC की तरफ आएगा कि VL की तरफ आएगा। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि फर्स्ट केस लेते हैं, केस फर्स्ट, कि if VC is greater than VL, VC is greater than किससे? VL से। VC greater than VL है तो VC की जगह पे क्या लिखोगे? यानी I into XC is greater than I into XL। भाई दोनों के क्रॉस करंट तो सेम ही जाना है, यानी XC की जगह पे क्या लिखोगे? 1/ओमेगा C is greater than ओमेगा into L, यानी इधर की तरफ ओमेगा ले जाओ, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन 1/LC, यानी ओमेगा लेस देन 1/√LC, ठीक है। यानी फ्रीक्वेंसी लेस देन 1/2π√LC, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि वो जो इंडक्टर और एलसी सर्किट जो रहेगा अपने पास, तो उसमें किसकी तरह बिहेव करेगा, तो वो डिपेंड करेगा कि फ्रीक्वेंसी पे। अगर फ्रीक्वेंसी लेस देन इससे है तो क्या आ जाएगा? तो वी नेट की वैल्यू किसके बराबर? तो वी नेट इक्वल्स टू VC माइनस VL, यानी I इंटू XC माइनस XL के बराबर। यहां से देखो मैंने डायरेक्ट कैसे ले लिया, वहां पे तो मैं स्क्वायर रूट करता था, यहाँ पे थीटा 180 है, थीटा 180 है तो दो वेक्टर डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये आ गया अपने पास। यानी ये किसके बराबर आएगा? तो वी नेट इक्वल्स टू आई इंटू जेड के बराबर। जेड की वैल्यू किसके बराबर? तो एक्स सी माइनस एक्सएल, एक्स सी माइनस एक्सएल। एक बात बताओ, यहां से इसका अगर रिजल्ट ड्रॉ करें तो करंट इधर की तरफ आई, और कौन ज्यादा है भाई? VC, तो क्या लिखेंगे इधर की तरफ? ये जो आएगा VC माइनस VL आ रहा होगा, तो इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना? इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना? π/2, यानी करंट विल लीड V/π/2, यानी इस केस में करंट जो है वो कितने से लीड कर रहा होगा? π/2 से लीड करेगा। क्लियर भाई? π/2 से लीड करेगा। और करंट की का इक्वेशन कैसे लिखेंगे? तो देखो यार, करंट का इक्वेशन तो I इक्वल्स टू क्या लिखोगे? I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। यहां से देखो I नॉट की जगह पे क्या लिखोगे? E नॉट बाई जेड साइन, लीड करेगा तो क्या लिखोगे? ओमेगा टू टी प्लस π/2, यही हमारा करंट आएगा, ठीक है। E नॉट बाई जेड साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ठीक है। और जेड की वैल्यू क्या आएगी? तो जेड इक्वल्स टू कितना आएगा? तो एक्स सी माइनस ऑफ एक्स एल, ठीक है। एक्स सी माइनस एक्स एल, ये आ जाएगा हमारा करंट। हाँ, VC माइनस VL जो है पाई की जगह 90, पाई मैंने भी तो 90 लिखा भाई, वेक्टर ही लिया है बेटा। एक बार देखो, यहाँ पे दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्ट क्या होता है? क्या A माइनस B नहीं होता है? कोई बात नहीं, अभी वेक्टर भी पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। चलो भाई, वेक्टर पढ़ाने की जरूरत है ना? क्या बोल रहे हो? वेक्टर पढ़ाने की जरूरत है। इसमें क्या लिया हमने? VC ग्रेटर देन VL। केस टू ले लेते हैं, VC ग्रेटर देन VL तो ले लिया। केस टू कि VL इज ग्रेटर देन किससे? VL इज ग्रेटर देन VC, VC ग्रेटर देन VL। तुम लोग किस बात के लिए यस लिख रहे हो? वेक्टर पढ़ाने के लिए? VC ग्रेटर देन VL ग्रेटर देन VC। VL ग्रेटर देन VC में डायरेक्ट लिख दो कि F ग्रेटर देन 1/2π स्क्वायर रूट ऑफ LC, लिख दो डायरेक्ट। बात वही है, सारा फिर से करूंगा मैं, लिख दो डायरेक्ट। चलो, F ग्रेटर देन किससे? 1/2π स्क्वायर रूट ऑफ LC। F ग्रेटर देन किससे? 1/2π स्क्वायर रूट ऑफ LC। अब एक बात देखो, अब जो फेजर ड्रॉ करेंगे तो करंट इधर I
और VL ग्रेटर देन VC मतलब ये लीड करेगा, ये कितना होगा VL माइनस VC, ठीक है। अब एक बात देखो, VL माइनस VC हो गया, तो यहां से देखो फिर से π/2 का फेज डिफरेंस, ठीक है। tan फाई इक्वल्स टू कितना, या tan तो π/2 है, कितना आएगा फेज डिफरेंस π/2 का, ठीक है। चलो यहां से देखें तो करंट I इक्वल्स टू क्या लिखोगे, पहले Z ले लो, Z की वैल्यू किसके बराबर, या V नेट की वैल्यू किसके बराबर, तो V नेट इक्वल्स टू VL माइनस VC, यानी I इंटू XL माइनस XC, Z इक्वल्स टू I, Z इक्वल्स टू XL माइनस XC, ठीक है। और एक बात देखते हैं, Z इक्वल्स टू XL माइनस XC आ गया, ठीक है भाई, चलो अच्छी बात। इसके बाद पाई फेज डिफरेंस π/2 का किसके बीच में, तो बिटवीन आर, बिटवीन I एंड V, कौन लीड करेगा, तो V विल लीड I बाई π/2, ठीक है। इसके बाद देखो V π/2 से लीड करेगा, करंट I इक्वल्स टू, तो I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर, प्लस फाई। यहां से देखो क्या लिखेंगे, आई नॉट को क्या लिखोगे, ई नॉट बाई एक्स एल माइनस एक्स सी साइन ओमेगा टी, ये वी लीड करेगा तो -π/2 के बराबर, यही होगा करंट। और ये आई नॉट जो आएगा ई नॉट बाई जेड, यानी ई नॉट बाई एक्स एल माइनस एक्स सी। बोलो भाई यहां तक क्लियर, यहां तक क्लियर सभी चीजें, RL RC और LC सब देख लिया हमने। चलो यार, ये तो हो गया हमारे पास दो दो का जो पेयर वाला था वो हमारा हो गया, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं कौन सा, जो RLC सर्किट है, कौन सा, जो LCR सर्किट है, ठीक है। अब ये LCR कल ही करे क्या, केस 3 बना तो दिया भाई, अरे वो केस 2 है भाई, होमवर्क क्वेश्चन दे देंगे, आज भेज देंगे तुम लोग, करके तो लाते तो हो नहीं तुम लोग यार, सारा फिर से मुझे यहाँ कराना पड़ता।